देखिए, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कल हम सभी लोग डिस्कस करेंगे अपने यूनिट पर जो 2 पॉइंट बचे हैं। उन्हीं पॉइंट के अंतर्गत हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल या तो परसों 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में मैं आपको वो क्लास ख़त्म कर दूंगा। फिलहाल ये पार्ट 3 है। हम लोग जो देख रहे हैं इस समय, ये पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 3 यूजीसी नेट समाचार या सेकंड प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का, जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आज ही अभी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखेंगे ना, तो मैंने एक प्लेलिस्ट आप लोगों को दिया है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जैसे मैं अपने अगर बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर के नीचे आंसर नहीं मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जिनके आंसर नीचे नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके नीचे आंसर भी है। तो जिनके आंसर नहीं है उसका मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों को डाल दिया है। हालांकि उसमें बहुत सारी 249 वीडियो हैं, उसमें कुल 249 वीडियो हैं। उस प्लेलिस्ट पर या उस लिंक पर जब क्लिक करोगी या करोगे आप लोग, तो 249 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें सारे पेपर हैं, उसमें सारे पेपर को सॉल्व करवाया गया है। आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पेपर देखना चाहते हो तो वहाँ से जाके देख सकते हो आप लोग। दे दिया है आपको टेलीग्राम पर, वहाँ पे जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न अभिकथन और तर्क पर है और ये ट्रेंड है यूजीसी नेट का। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को उसके जवाब देने। एक बार म्यूट हो जाइए, कोई बच्चा है जो अनम्यूट है। ठीक है, तो सवाल कहता है कि प्रभावी फील्ड कार्य प्रशिक्षण सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय से संभव है। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है और ये बात सत्य है कि जो भी प्रभावी फील्ड वर्क होता है उस प्रशिक्षण में सिद्धांत और व्यवहार को कोऑर्डिनेट किया जाता है। कोई बिहेवियर अगर है, किसी इशू है, तो आप जब उसे ट्रेनिंग देंगे या जब उसे आप शिक्षण प्रशिक्षण देंगे, तभी हम उस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को कम कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है एक प्रभावी फील्ड वर्क को लेकर, और ये बात सत्य है। तो यहाँ पर जो अभिकथन है ये सत्य माना जाएगा। पहले प्रश्न को सुनिए आप। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न करने हैं। कुछ चीज़ें आप लोग ना अपने मस्तिष्क पर भी बल दीजिएगा कि ये किस तरीके से सही हो रहा है। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तब सही चीज़ों को दर्शाता है ना। तर्क कहता है कि समाज कार्य एक व्यवहार मूलक पेशा है ना। यह भी बात सत्य है। व्यवहार मूलक पेशा का मतलब है कि व्यवहारिक समाज कार्य है। व्यवसायिक समाज कार्य भी है और व्यवहारिक समाज कार्य भी है, दोनों है। व्यवसायिक इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक विधि का यूज करते हो, ठीक है, टेक्निक और स्किल, प्रशिक्षण इत्यादि सिद्धांत, थ्योरी, थेरेपी, प्रिंसिपल लगाकर आप उसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको कम भी करते हो। इसलिए यह समाज कार्य में व्यवहार मूलक पेशा भी माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों बात सत्य है। अब यह दर्शा रहा है कि यह व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सुनना पहले मेरी बात को। मैं एक ही सवाल समझा रहा हूं आपको, बार बार समझाऊंगा नहीं है, केवल आपको फिर आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि समाज कार्य एक व्यवहारिक पेशा है, यह बात जब सत्य हो गई तो क्या ये तर्क के आधार पर, ये जो आर है, क्या ये आर के आधार पर ये वाला लाइन जो लिखा हुआ है अभिकथन, क्या ये सही व्याख्या कर रहा है? इसको कैसे समझें? इसको समझने का एक तरीका है, एक तो ट्रिक है। ट्रिक का मैं भी बाद में यूज़ करता हूँ। पहले मैं इसको बता दूँ कि व्यवहार मूलक की डेफिनेशन या व्यवहार मूलक पेशा का कुछ कॉन्सेप्ट आपको ए से रिलेट होना चाहिए। कुछ क्या, पूरा का पूरा रिलेट है। जैसे व्यवहार मूलक पेशा इसलिए है क्योंकि भाई हम उसमें थ्योरी, प्रिंसिपल, बिहेवियर, स्किल इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये व्यवहारिक पेशा है। तो ये तर्क की बात यानी आर की बात ए में लिखी गई है, इसका मतलब है कि यह व्याख्या कर रहा है। एक तरीका यह है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज के आधार पे उन चीज़ों को करें बेहतर तरीके से। दूसरा एक तरीका है इसका ट्रिक। परीक्षा में उन ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर जब आपके कॉन्सेप्ट बेसिकली ना समझ में आए तब।
तो ट्रिक का कैसे प्रयोग करेंगे आप ना, जब तर्क को पढ़ेंगे तो तर्क के पढ़ने के जस्ट बाद आप एक शब्द केवल लगा देना है आपको, और उसमें लिख देना है क्योंकि। क्या लिख देना है? क्योंकि। ठीक है, ये शब्द लिख देना है। मैं पढ़ रहा हूं, अगर सही तरीके से परिस्थिति या सिचुएशन बताएगा तो इसका मतलब है कि वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि समाज कार्य एक व्यवहार मूलक पेशा है, क्योंकि प्रभावी फील्ड वर्क या प्रभावी फील्ड कार्य प्रशिक्षण सिर्फ सिद्धांत और व्यवहार को कोऑर्डिनेट करने में संभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही तरीका, ये लाइन सही तरीके से डिफाइन कर रही है कि व्यवहार मूलक पेशा है, कारण ये है या क्योंकि फील्ड कार्य जो होता है वो प्रशिक्षण सिद्धांत व्यवहार को कोऑर्डिनेट करता है। इस वजह से आप यहाँ पे कहेंगे समाज कार्य व्यवहार मूलक पेशा होने के कारण प्रभावी फील्ड वर्क प्रशिक्षण के लिए सिद्धांत और व्यवहार को समन्वय के आधार पर कंपलसरी या आवश्यक या नेसेसरी माना जाता है या होता है, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों का सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। आर जो लाइन दिया गया है वो ऊपर वाली लाइन ए को सही व्याख्या कर रहा है। तो दोनों तरीके से आप चीज़ों को समझ के कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 42 देखिएगा, 42 आपको और स्पष्ट यहाँ पर करेगा। अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है कि समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है। क्या ये बात सत्य है? यस या नो में जवाब देने का प्रयास करें। क्या जी सही है। यस। अच्छा, समाज कार्य भारत में अभी अपनी पहचान कह रहे हैं कि नहीं बना पाया है, ठीक है। चलो एक बात और सुनिए यहाँ पे कि समाज कार्य व्यवहार का आधार जो है, जो सोशल वर्क का बेस है, जो सोशल वर्क का आधार है बेसिकली बिहेवियर के बेस्ड पर, तो वो बहुत ही व्यापक है। कारण है ना कि भाई है, ये बात सत्य है। आप जानते भी होंगे कि भाई आजकल तो जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये एक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, विकृति है, और ये कहीं ना कहीं बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो इसलिए व्यवहार का आधार बहुत व्यापक है कि नहीं? सिंपल बात है। तो समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, और ये आपने सही बताया कि नहीं बना पाया है। तो यहाँ पर पॉइंट, इस चीज़ को ध्यान सुनिएगा, ठीक है, कि समाज कार्य व्यवहार का आधार बहुत ही व्यापक है, और ये बात आपको दर्शाता है सही है। ये यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पर सही है। ठीक है, अब सुनिएगा प्रश्न के आधार पे। अब बताइए कि जो व्यवहार का आधार है, क्या इससे कोई संबंध है? ए से तर्क का, आर का जो कोई संबंध बता रहा है कि समाज कार्य व्यवहार का आधार बहुत बड़ा है, क्या कोई रिलेशन बना रहा है? ए वाला पॉइंट हाँ या ना में बोलिए, जवाब दीजिए। कोई बच्चा कोई रिलेशन बना रहा है, कोई संबंध बन रहा है तर्क से? क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? नहीं, शायद नहीं संबंध बना रहा है। तो जब संबंध नहीं बना रहा तो इसका मतलब है व्याख्या नहीं है। एक तो ये बात हुई कि आपके नॉलेज के आधार पे। अब मैं दूसरी बात करता हूं आपको, यहां पर ध्यान समझना आप लोग। दूसरी बात बता रहा हूं क्योंकि लगा के, ट्रिक बना के। मैंने कहा था ट्रिक लगाना है, तो आपको पहले पढ़ना है कि समाज कार्य व्यवहार का आधार विस्तृत है, क्योंकि समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है। एक तो व्यवहार बहुत ही बड़ा लेवल पर है, विस्तृत दर्शा रहा है। दूसरा कह रहा है कि अपनी पहचान भी नहीं बना पाया है। तो क्योंकि लगाने से भी अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो सही तरीके से बैठ नहीं रहा। बैठने का मतलब है कि सही तरीके से व्याख्या हो जाना, सही तरीके से उन चीज़ों को पहचान लेना, जो कि सेंटेंस अलग अलग बातें की तरफ जा रही हैं। जैसे कोई बात बन नहीं रही है, ए अलग दर्शा रहा है और आर आपका अलग दर्शा रहा है ना? यही बात होनी चाहिए, यस या नो? जी सर। है ना, यही बात होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं पहली लाइन को समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा समझाऊंगा। समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है। भारत में ना समाज कार्य का एक सुव्यवस्थित व्यावसायिक रूप में विकसित हुआ है, ठीक है, जिसमें जानते हो शिक्षण प्रशिक्षण हो गया, शिक्षण संस्थान हो गई, व्यावसायिक अभ्यास हो गए, ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। और अभी भी बेसिकली चीज़ें जो है कार्य बेसिकली प्रगति पर ही, या ऐसा कहिए कार्य भी चल रहा है। ठीक है,
तो समाज कार्य में अभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाया है, तो ए वाले को गलत रखिए। यहाँ पे कूट में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा कूट पे मत जाइएगा व्याख्या पर, मैंने कूट को देख लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, ए सही नहीं है, आर सही है, बी वाला विकल्प ए गलत है, जबकि तर्क आर जो है सही माना जाएगा। सही उत्तर में ए गलत, आर को सही कहोगे, ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प दूसरा सही है, विकल्प है दूसरा सही है। सभी लोग सहमत हो इस प्रश्न से? बताओ, अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन बन रहा है तो हम लोग तर्क के माध्यम से ही प्रश्नों को सही कर पाएंगे। बताइए, क्या आपको लग रहा है इसमें कोई डाउट? बोलिए। नो सर। हाँ, और यहाँ पर भारत में ये ध्यान रखना है कि अपनी पहचान नहीं बना पाया, क्योंकि अभी भी व्यवसाय समाज कार्य दिन प्रतिदिन आगे, यानी रिसर्च के पार्ट में चल रहा है, शोध के पार्ट में चल रहा है। व्यावसायिक क्रियाएं 19वीं शताब्दी से हैं, लेकिन ये आधुनिक में अभी भी क्रियाएं बेसिकली चल रही हैं, ठीक है। भारत में अगर होता व्यावसायिक पूर्णतः रूप से तो आज हर जगह होता, हर फील्ड में फिर वैकेंसी निकलती है कि नहीं? हर फील्ड में निकलती नहीं। सोशल वर्क को हर फील्ड में ज़रूरत है, नीड है ना। आप इससे भी कॉमन सेंस के माध्यम से भी इस तरीके के प्रश्न को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा में यही आपका एकमात्र सहारा रहेगा कि चीज़ों को समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ कर, बातों को समझ कर ही जवाब देंगे, तभी वो प्रश्न आपका सही होगा, ठीक है। देखो 43 वाले पे देखिए, समाज कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, आगे सोचने का आवश्यकता ही नहीं है। और ये सत्य है, आप लोग कई महीनों से पढ़ रहे हैं सोशल वर्क के बारे में, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट सही है। तर्क क्या कहता है कि समाजकारी सभी लोगों को समाज द्वारा स्वीकृत और उनकी इच्छा के अनुसार विधि से उनके व्यक्तित्व और विकास का समान अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब है कि ये व्याख्या कर रहा है, सामाजिक न्याय की बातों को दर्शाया जा रहा है आर में, है कि नहीं? क्या ये बात सही है? बोलो जी सर। ये बात सही है। तो क्या आप इस प्रश्न का जवाब विकल्प में क्या चुनना उचित समझेंगे? तीसरा। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव किया है, सही बात है। आगे बात करते हैं। एक प्रश्न है, ये देखो, ये प्रश्न बेसिकली आएगा, मतलब जरूरी नहीं कि यही आ जाए, है ना, परंतु ध्यान रखें कि इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षे में बहुत आते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा गया है कि ये आपको ना क्रम में लगाना है, सुव्यवस्थित तरीके से, सीक्वेंस से आपको इन चीज़ों को बनाना है। प्रश्न क्या कहता है कि एक लंबित प्रस्ताव की संरचना को सही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। सही क्रम में जरा व्यवस्थित करोगे। एक लंबित परियोजना है, या आप इसको कह लीजिए लंबित, कह लीजिए लंबित, तो बहुत कम लोग पता, लेकिन मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट बोलूँगा तो शायद समझ जाओगे आप लोग, परियोजना बोलूँगा तो समझ जाओगे। समझ गए ना? परियोजना, परियोजना ही लंबित है। लंबित शब्द बेसिकली सिनोनिम का नाम समझा है, समानार्थी शब्द। तो यूजीसी नेट ने समानार्थी शब्द का प्रयोग करता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट प्रस्ताव की संरचना बनाने के लिए आप मुझे बताना चाहेंगे कि कौन सा विकल्प यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, फिर मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करता हूं इसका, ठीक है। सॉरी, वन विकल्प, विकल्प वन आपने सही बताया मैम, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। आपने ये यहाँ पर पॉइंट, अगर हम बात करते हैं आपसे, तो आपने यहाँ पे सही बताया है, पॉइंट आपका पहला सही है। अब सुनिएगा थोड़ा सा, पहले पृष्ठभूमि आती है, सही बात है, फिर समस्या का कथन आता है, दूसरी बात है, तीसरी बात परियोजना का औचित्य आता है, चौथा आता है लक्ष्य और उद्देश्य, पांचवा आता है नियोजित क्रियाकलाप, छठा आता है उत्तरदायित्व का बंटवारा, सातवां आता है क्रियान्वयन। सही है ये। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये किसी क्वेश्चन पेपर या किसी भी बुक में आपको व्याख्या लिखा हुआ इस प्रश्न का नहीं मिलेगा। किसी प्रोजेक्ट प्रस्ताव को तार्किक और व्यवहारिक ढंग से जब आपको प्रस्तुत करना पड़ता है ना, तो उसके लिए एक निश्चित क्रम होता है, और वही निश्चित क्रम विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। इसमें विषय से संबंधित कोई, जिसे विषय के संबंधित क्या हो सकता है, पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ,
सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत संदर्भ में दिया गया है और इसमें पाठक की समस्या को सामान्य समझ मिलती है। पाठक को, जो पढ़ने वाला होता है, सामाजिक, आर्थिक, संस्था, जैसे आप भी हो सकते हो पाठक, आप सोशल वर्कर हो, किसी समस्या को पहले क्या करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, पृष्ठभूमि की जानकारी लोगे आप। ये सिंपल सी बात है, ये पहला रोल आपका होता है। तत्पश्चात समस्या का कथन करोगे। समस्या का कथन का मतलब होता है पृष्ठभूमि के आधार पर ही, जो आपने पृष्ठभूमि लिया है उसी के आधार पर ही एक विशेष समस्या को स्पष्ट करोगे। जो उसके पास प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, 10-12 प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं आपको, बट जो सबसे ज़्यादा नीडी होगी उसी को आप विशिष्ट समस्या के रूप में स्पष्ट करोगे और उसके समाधान के लिए परियोजना जो है बेसिकली प्रस्तावित करोगे कि भाई इसमें जल की कमी है, इस तो हमें जल की परियोजना चलानी चाहिए, ठीक है, साफ सफाई की परियोजना चलानी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। फिर परियोजना का औचित्य, परियोजना का औचित्य ये बताता है कि समस्या पर काम करना क्यों आवश्यक है, समस्या पर बेसिकली काम करना क्यों आवश्यक है और प्रस्तावित परियोजना क्यों उचित है। ये आपको डिफाइन कर रहा है, कि भाई क्यों नीड है उसको। स्वच्छता क्यों, अगर मैं आपसे कहूँ स्वच्छता के आपने समस्या के रूप में लिया तो इसलिए नीड वहाँ पे आप क्यों के रूप में दर्शाओगे। कहोगे कि सर बीमारी, गंदगी से बीमारी फैलती है, लोग स्ट्रेस, तनाव, अवसाद इत्यादि से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए सफाई जरूरी है। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक वर्ड है क्यों, है ना, ये वर्ड आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। इसमें इस समस्या पर काम करना क्यों आवश्यक है, क्यों नेसेसरी है, ये शब्द जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद लक्ष्य और उद्देश्य आता है। लक्ष्य और उद्देश्य में परियोजना से क्या प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमें यह बताना है कि प्रोजेक्ट से क्या प्राप्त करना है, इसका स्पष्ट और मापनीय विवरण बेसिकली इसमें दिया जाता है। उसके बाद नियोजित क्रियाकलाप है। नियोजित क्रियाकलाप, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। नियोजित क्रियाकलाप में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आपको तो भाई कुछ ना कुछ टेक्निक, विधि, मेथड, स्किल वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कौन कौन से कार्य करेंगे और इसका विवरण क्या होगा। तो नियोजित क्रियाकलाप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से करना पड़ता है, इसलिए नियोजित क्रियाकलाप होता है। और उसके बाद उत्तरदायित्व का बंटवारा। उत्तरदायित्व का बंटवारा का मतलब होता है कि विभिन्न कार्यों के लिए किस व्यक्ति या संस्था की क्या जिम्मेदारी होगी, ठीक है। संस्था की क्या जिम्मेदारी होगी, व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होगी, आप उसका बंटवारा कर दोगे, ठीक है। उसके आधार पे जब काम का बंटवारा हो जाएगा तो काम सही तरीके से होगा वहाँ पर, ठीक है। और प्रोजेक्ट में ऐसे ही काम होता है। और उसके बाद होता है क्रियान्वयन, ये अंतिम है। अंत में बेसिकली परियोजना को व्यवहार में लागू किया जाता है। अंत में परियोजना को व्यवहार में लागू करने की प्रक्रिया और क्रियान्वयन की रूपरेखा दी जाती है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंशन कहते हैं। और इम्प्लीमेंशन लास्ट में ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 44 आपको भलीभांति तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अच्छा सवाल था, ठीक है। और ये लंबित शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है, उसके काम करने के बेसिकली तरीके दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है। 45 नंबर का सवाल आएगा ना, सॉरी 1 मिनट देखते हैं, ये रहा 45 नंबर का सवाल। एक महिला पीड़िता के सामाजिक रूप से कलंकित होने के बाद, ठीक है, जीवन में समायोजन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, एक महिला है, पीड़ित है, और उसके सामाजिक रूप से कलंकित होने के बाद जीवन के समायोजन के निम्नलिखित कुछ चरण होते हैं और उन्हीं चरणों को क्रम में दर्शाना है। तो क्या आप बता पाएंगे हमें कि कौन कौन से क्रम यहाँ पर बेसिकली बहुत ही बेनिफिट माने जाएंगे। प्लीज, मैं आपके दूसरा, पहले दूसरा, ओके। चलिए, कुछ बच्चों का झुकाव दूसरे विकल्प की तरफ है। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। यहाँ जो प्रश्न दिया गया है वो एक महिला पीड़ित के बारे में दिया गया है, मतलब ग्रसित है महिला किसी समस्या से, आप ऐसा कह सकते हो, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो, ग्रसित है। तो ऐसी कंडीशन में सामाजिक रूप से अगर कलंकित है तो उसके बाद उसे जीवन में क्या करना है, समायोजित करना है, अपने लाइफ को सही तरीके से आगे लेके जाना है,
यानी जीवन में समायोजन के जो चरण होंगे वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं लिखा हुआ है और ये प्रश्न यही पूछा था मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से। ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बता रहा हूं। किसी बच्चे ने कहा कि ऑप्शन नंबर दूसरा, तो यानी पहले नंबर पे सदमा और दर्द, अभी समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, सदमा एवं दर्द, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका दर्द मिटाना, यानी पहले पॉइंट पे, फिर आ जाएगा आपका दूसरा परिहार और अपमान, और लास्ट में आ जाएगा आपका अनुकूलन। ये पार्ट लास्ट का देखिएगा। एक ट्रिक और बता रहा हूं, जिस भी प्रश्न में अनुकूलन रहेगा उस ध्यान रखिएगा वो विकल्प आपका सही होगा, पहली बात। यही सारी चीजें हैं ट्रिक, लास्ट समय में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगी परीक्षा में। और कॉपी पर अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड ऐसे वर्डों को तुरंत लिख लिया करो। अनुकूलन शब्द कभी भी गलत होता ही नहीं, कभी भी नहीं गलत होता। मैं सोशल वर्क का पेपर बहुत सॉल्व किया हूँ, जहाँ जहाँ आया है हर बार ये ऑप्शन में सही आता है। तो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को कुछ ट्रिक, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सदमा और दर्द को लेकर, देखो घटना के तुरंत बाद व्यक्ति मानसिक आघात और सदमे और गहरे दर्द से गुजरता है, सिंपल सी बात है, वही सदमा और दर्द है ना। सदमा के तुरंत बाद व्यक्ति क्या करता है, मानसिक कोई आघात या ट्रोमा या सदमे या कोई गहरे दर्द से बेसिकली क्या करता है, गुजरता है, यानी महिला गुजर रही है उसी कंडीशन से। फिर कहता है दूसरे पे दर्द को मिटाना, मतलब इसके बाद वह मानसिक और भावनात्मक दर्द से उभरने का प्रयास करेगी। सबसे पहले चोट लगा और उसके बाद उसी चोट से वो उभरने का प्रयास भी कर रही महिला, इसका मतलब है दर्द को मिटाना। दूसरा पॉइंट, चीज़ों को समझते चलिए। फिर तीसरे पॉइंट पे आता है हमारे सामने परिहार और अपमान। अब यहाँ पर ये शब्द को सुनिए, परिहार, समाज के व्यवहार के कारण, समाज के व्यवहार के कारण, ठीक है ना, वह स्वयं को अलग करने और अपमान और उपेक्षा का अनुभव करने लगती है। परिस्थितियाँ महिला के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी हो सकती है, तो उस दृष्टिकोण में बताया गया कि समाज का जो व्यवहार है तो होता है, उस व्यवहार के कारण वो स्वयं को अलग करने लगती है, फिर बचने लगता है इंसान कि भाई उधर ना जाए, हम उस साइड से ना होके जाए, ठीक है। तो मानसिक और साथ ही साथ स्वयं को अलग करने और अपमान की उपेक्षा को अनुभव करने लगती है, इसलिए परिहार और अपमान आ जाता है। और लास्ट में अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब अंततः वह परिस्थितियों को स्वीकार कर लेती है और जीवन में नए ढंग से समायोजन करना शुरू कर देती है। जीवन में बेसिकली वो नए अपने अपने जो भी परिस्थितियां बना लेती है, जो भी एक पैटर्न बना लेती है, उस पैटर्न के आधार पर वो कार्य को शुरू कर देती है। तो यही इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा था, लेकिन कुछ बच्चों ने सही जवाब दे दिया, आप चाहे तुक्का मार के दिए या आंसर दे दिए हैं, लेकिन तरीका यही है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। ये मनोवैज्ञानिक चरण लिखा हुआ है जो मैंने आपके सामने दर्शाया है यहाँ पर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक चरण है ये। अब देखो यहाँ पे गद्यांश का जो सवाल है परीक्षा में आते हैं 10 प्रश्न, ठीक है। पहले तो आपको करना क्या है, मैं पहले इसको समझा देता हूं कि करना कैसे है सॉल्व ऐसे गद्यांश को। ये गद्यांश ना सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसको 2 बार रीड करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। 2 बार रीड करेंगे। 2 बार रीड करने का भाव ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपसे कि पहले तो आप ये जानने का प्रयास करिए कि इस गद्यांश में लेखक कह क्या रहा है, बात क्या है, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत रुक रुक के। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 50% पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, आधा, 50% का मतलब आधा गद्यांश पढ़ेंगे बस। आधा पढ़ने के बाद आप रुक जाएंगे, ठीक है। आधा पढ़ने के बाद आप गद्यांश आधा जैसी पढ़ेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे, और उस रुकने के बाद आप सीधा आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और इसके पॉइंट को भी पढ़ेंगे। ऐसे ही रैंडम पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखते जाएंगे कि ये चीज़ें हैं राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक पृष्ठभूमि इत्यादि, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक तरीका ये। उसके बाद फिर पूरा आप गद्यांश को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद, और जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप ध्यान सुनिएगा, फिर प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ते पढ़ते एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप गद्यांश में आएंगे, तो आपको पूरा गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप इजीली उसके आंसर देते चले जाएंगे सही तरीके का। यही है। और हर गद्यांश में एक, जैसे ये तो गद्यांश मान लीजिए, अब तो जो सोशल वर्क का गद्यांश आता है बेसिकली, एक बार केवल आया था मीनिंग्स
है ना। मुझे नहीं लगता कि इस बार मीनिंग से आएगा, वो डिक्टो कॉपी होता है समझो। जो गद्यांश में पूछा गया उसका आंसर आप, जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर गद्यांश में मिल जाता है ईजिली, है ना, ईजिली मिल जाता है। और एक दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप गद्यांश पढ़ रहे हैं, ट्रिक की बात करता हूँ मैं, समय कम है, आपको 5-10 मिनट का टाइम मिलता है इसी कंडीशन पर, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बड़ा टॉपिक वो लिखा हो ऑप्शन में, जो सबसे बड़ा चीज़ ऑप्शन में लिखा हो वो विकल्प आपका सही माना जाएगा। जो सबसे बड़ा ऑप्शन में लिखा हो, ठीक है, ऑप्शन में जो सबसे बड़ा विकल्प हो उसी विकल्प को आप चुनिएगा। ऑप्शन सबसे बड़ा लिखा हो जो, ठीक है, उसी विकल्प को चुन लीजिए। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि अनुकूलन शब्द आ गया, समावेशन शब्द आ गया, ठीक है, और सहयोग सहभागिता शब्द आ गया, ठीक है, ऐसे शब्दों को आप प्राथमिकता दें। ये पॉजिटिव शब्द होते हैं, ये शब्द बेसिकली हमेशा सत्य माने जाते हैं। व्यावसायिक हो गया, वैज्ञानिक विधि हो गया, ठीक है, ऐसे शब्द हमेशा सत्य माने जाते हैं। ये दूसरे पॉइंट पर आप रखिए। मैं 46 का अगर मैं विकल्प नंबर अगर मैं चुनाव करूंगा ना बी को, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, सबसे बड़ा है, इसलिए मैं ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ, सबसे बड़ा है, ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 47 का अगर मैं विकल्प लेता हूँ, तीसरा लूंगा, तो तीसरा वाला सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये तीसरा वाला सही है, सी वाला विकल्प, सी वाला सही है, ठीक है, ये भी गद्यांश में सही है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे भी तो वो भी आपका सही ही माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के देखेंगे, सबसे बड़ा विकल्प जो है पहला नंबर ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, पहला ऑप्शन। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा विकल्प हो उनको चुनाव करेंगे, वो विकल्प 100%, 99% मैं बता रहा हूँ कि वो सही जाता है। एक ही परसेंट होता है जिससे कभी कभार में आगे पीछे होता है, बट 99% आपका सही रिजल्ट देता है ये। और फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करता हूँ, तो देखिए विकल्प में थर्ड में आइए, थर्ड में सबसे बड़ा पॉइंट यही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे योग्यता एक ऑप्शन भी, ये ट्रिक वाली बात है, योग्यता भी जिस ऑप्शन में लिखा होता है वो सही जाता है, योग्यता, ठीक है। नम्यता भी जहाँ पे भी लिखा होता है, नम्यता का मतलब था फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ठीक है, ये भी ऑप्शन में हमेशा सत्य होता है, ये हमेशा सत्य जाता है जिस ऑप्शन में लिखा होता है ये लचीला, ठीक है। नम्यता का मतलब ही होता है लचीला, फ्लेक्सिबिलिटीज, ठीक है, तो ये भी देखो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ट्रिक है, आप और भी ट्रिक का यूज़ कर लेना। 50 का अगर ऑप्शन नंबर थर्ड का मैं चुनूंगा क्योंकि बड़ा है सबसे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, तो वांछित शब्द है, वांछित का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, एक होता है अवांछनीय, एक होता है वांछनीय, ठीक है, तो वांछनीय शब्द पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है, ठीक है, तो ये भी विकल्प हमेशा सही जाता है। इस तरीके का प्रश्न करिए, और मैं कहता हूँ प्रैक्टिस भी करके देख लीजिए, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए 100% सही जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लगाइएगा। अभी मैं गद्यांश और करवाऊंगा, जब भी पेपर अभी करवाने वाला है जो भी, तो उसमें आप लोगों को बताता भी रहूँगा, ठीक है। तो ये था आपका पेपर जो जनवरी 2017 का। अब इसके नीचे देखो आंसर भी है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, आपको ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर एक वीडियो का लिंक दिया है जहाँ पर 249 वीडियोज़ हैं, और इस 249 वीडियोज़ में आपको PYQs दिए गए हैं, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आंसर नहीं लिखे गए हैं, ठीक है भाई, जिस भी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आंसर नहीं लिखे गए हैं, आप जाके यहाँ से देख लीजिएगा उस वीडियो को। बाकी मोस्टली मैंने लिखा ही है नीचे, जिस तरीके से यहाँ पर मिल गया है PDF का आंसर में नीचे, ठीक है। कुछ को नहीं मिला होगा तो मैं आप सभी से कहूँगा कि उसको वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ईजिली मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर के होंगे, है ना, ठीक है। तो ये ज़रूर काम कर लीजिएगा आप सभी लोग कि चीज़ें मिल जाएं आपको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन जैसे अब ये सॉल्व करवा रहा हूँ ना, तो इसको सेव कर लूँगा, ये सेव करके ना PDF मैं आपको फिर उसके बाद फॉरवर्ड कर दूँगा आपके टेलीग्राम पर, तो आपको ईजिली मिल जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। 2017 के बाद 14-15 को मैं सॉल्व करवा दूँगा आप लोगों का पेपर, है ना, ताकि वहाँ पर भी वो चीज़ें मिल जाए, है ना। अब देखिए हम चल रहे हैं आगे, ये पेपर देखिए, तो जो जनवरी 2017 में क्या हुआ था, दो पेपर सोशल वर्क का होता था, एक पेपर सेकंड आता था और एक पेपर थर्ड आता था। तो पेपर थर्ड जो था वो 75 क्वेश्चन हुआ करते थे, और पेपर सेकंड में कुल 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना, 50 क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे थर्ड वाले पर, चलिए थोड़ा सा तीव्र गति से करिएगा आप लोग, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से बताइए कौन विशेषता मानव समाज को पशु समाज से स्पष्ट रूप से अलग कर देती है। भाई बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज। संस्कृति। संस्कृति, वाह बहुत बढ़िया भाई। यहाँ अगर बच्चे ने जवाब संस्कृति को चुना है तो बहुत ही बेहतर चुना है,
है ना। अब इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, है कि नहीं, आप जानते हैं ये बात अच्छी तरीके से, पशु और समाज को किस तरीके से यहाँ पे मानव को बेसिकली अलग कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे सकारात्मक अन्यरोपण नहीं समझा जाता है, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। विश्वास को खोने की इच्छा। ओके, विकल्प बताएं। फोर्थ। फोर्थ, ओके। और भी कोई बच्चा है जो हाँ जाना चाह रहा हो कोई और ऑप्शन की तरफ? सकारात्मक अन्यरोपण शब्द दिया गया है, मैं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, फिर भी मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा। सर ये अन्यारोपण का अर्थ भी बता दीजिए। हाँ, बस मैं यही आपको इसी से मैं सोचा कुछ बच्चे बेसिकली क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। अन्यरोपण में बहुत ही इजी शब्द है, देखो ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न में बेसिकली हिंदी टफ लगे तो आप तुरंत वहां पर क्या करेंगे, इंग्लिश शब्द में बेसिकली ट्रांसलेट कर देंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसफरेंस कहा जाता है बेसिकली अन्यरोपण को, सकारात्मक अन्यरोपण को पॉजिटिव ट्रांसफरेंस कहा जाता है। और पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है मैडम, समझ लीजिए कि व्यक्ति सहायता करने वाले या काउंसलर की प्रति यानी आपके प्रति, ठीक है, सकारात्मक भावनाएं विकसित करना होता है, जैसे अपनापन, विश्वास, है ना, और सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा। मेरा कहने का भाव, मित्रता की इच्छा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सकारात्मक अन्यरोपण का पाठ है ये, ठीक है, मित्रता की इच्छा, ये एक उदाहरण है। मैं अगर आपसे बात करता हूँ सहायता का समर्थन की इच्छा, तो ये जानते हो सकारात्मक अन्यरोपण है, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मार्ग निर्देशन की इच्छा, तो सकारात्मक अन्यरोपण है। विश्वास खोने की इच्छा नकारात्मक भावना है। ये क्या है, ये नकारात्मक भावना है, विश्वास को खोने की इच्छा। अब नहीं होता कि भाई आप हमारे विश्वास खो दिए, आपने किसी की बातें लीक कर दिया तो उसका विश्वास खो देते, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस होता है, ठीक है, वो शब्द होता है। अब यही प्रश्न पूछा था आपने, सही तरीके से अगर ये चीज़ समझ के जवाब दिए हो तो बहुत बेहतर दिए हो, यानी आपको कॉन्सेप्ट बेहतर आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेडिकल सोशल वर्क के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिएगा, प्लीज बताइएगा जवाब। पहला मैरी रिचमंड। पहला मैरी रिचमंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, कोई है बच्चा ऐसा? कोई मैरी रिचमंड। सभी लोग मैरी रिचमंड की तरफ ही जा रहे हो भाई। सर सेकंड। हाँ, एक बच्चा केवल है यहाँ पे, बर्था रेनाल्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। सही विकल्प अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो बर्था रेनाल्ड का नाम होगा मैडम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्यक्तिक समाज कार्य में जो मंत्रणा शब्द है, काउंसलिंग शब्द है, ये मैं जब केस वर्क पढ़ाया हूँ, केस वर्क की वीडियो मेरी देख लीजिए, वहां पर मैंने ये बोला भी है, बर्था रेनाल्ड बेसिकली काउंसलिंग के जनक कहे जाते हैं। शुरुआत इन्हीं के द्वारा बेसिकली दर्शाई गई है। सोशल डायग्नोसिस के माध्यम से व्यक्तिक समाज कार्य की वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाला काउंसलिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति मैरी रिचमंड है। यहाँ मंत्रणा यानी काउंसलिंग की शुरुआत मैरी रिचमंड का नाम नहीं है, बर्था रेनाल्ड का नाम है। विकल्प दूसरा सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन। देखो बहुत अच्छा सवाल है भाई, हमेशा किस में होता है, प्लीज बोलिए एक बार बोलिए। सेकंड की तरफ जा रहे हैं, आत्मनिष्ठ बता रहे हैं आप प्रत्यक्षीकरण को। ओके भाई, चलो मैं बताता हूँ। प्रत्यक्षीकरण हमेशा बेसिकली देखिए, मनोवैज्ञानिक एक रक्षा तंत्र है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रक्षा तंत्र बोल सकते हैं। अच्छा, किसका रक्षा तंत्र है, कौन बच्चा बताएगा भाई, बताओ कौन बच्चा बताएगा कि रक्षा तंत्र किसका है? प्रोजेक्शन किसका है? सिगमंड। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रत्यक्षीकरण दिया गया है, जिसमें देखो प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावना, इच्छा और दोषों को दूसरों पर आरोपित कर देता है ना, दूसरों पर आरोपित कर देता है, समझ रहे हो ना, मतलब व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति पर आधारित होती है, ना कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर आधारित होती है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ना हमेशा नकारात्मक होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ना हमेशा अगर हम बात करते हैं तो सकारात्मक प्रक्रिया में होता है, ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है मैडम सब्जेक्टिव। क्या होता है ये? सब्जेक्टिव होता है, चीजें सब्जेक्टिव होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। होता है ना भाई, एक व्यक्ति अपनी भावना, इच्छाओं को और दोषों को दूसरों को ऊपर क्या कर देता, भाई कुर्सी ठीक नहीं थी, है ना, वहां पे
क्या नाम है, टेबल सही नहीं था, कंप्यूटर सही तरीके से चल नहीं रहा था, माउस काम नहीं कर रहा था, है ना, है ना। फिर वहाँ बहुत ठंड थी, खिड़की खुली थी, खिड़की लगी नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, दोषारोपण कहीं ना कहीं किसी के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, हटा दें। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति, देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति के प्रति एक साथ तीव्र प्यार और घृणा का होना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज जवाब चाहिए। उभयभाविता। थर्ड। उभय भाविता, ओके। और भी बालक कोई है जो अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हो? बताइए, एक ही लड़की मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बार बार रिप्लाई कर रही है। क्या नाम है आपको मैडम? सर प्रियंका। प्रियंका, वेरी गुड। चलो, चलिए ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति के प्रति एक साथ तीव्र स्नेह और घृणा का होना क्या कहलाता है? मैं बताता हूँ, आपने सही जवाब दिया है मैडम, उभय भाविता शब्द। देखिए, उदासीनता क्या होती है? फिर आपके मन में आ रहा होगा, उदासीनता बेसिकली भावनाओं का अभाव दर्शाती है। उदासीनता आप जानते हैं भली भांति तरीके से ये बात। स्वीकरण क्या दर्शाता है? स्वीकरण जो होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उस शब्दों को ये दर्शाता है। निसंगतता एक शब्द है, निसंगता मतलब लगाव का अभाव होता है, यहाँ पे लगाव का अभाव होता है। ठीक है, अब सवाल में तो बेसिकली सवाल यहाँ पे देखो, ना तो पूछा गया स्वीकार करने से, ना सवाल पूछा गया भावनाओं के अभाव के बारे में, ना सवाल पूछा गया आपसे लगाव के अभाव के बारे में। सवाल पूछा गया कि एक साथ जो विपरीत भावनाएं होती हैं, एक साथ क्या होती हैं, विपरीत जो भावनाएं होती हैं, उसको उभय भाविता कहते हैं। तो यही बात है कि किसी व्यक्ति की, वस्तु या स्थिति के प्रति एक साथ तीव्र स्नेह और घृणा का होना उभय भाविता कहलाता है। विकल्प आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फैक्ट से लिया गया है। ठीक है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं फैक्ट क्या होता है। जवाब चाहिए। सर आर्थिक रणनीति। ओके, आर्थिक रणनीति की तरफ जा रहे हैं सर आप। ओके, और भी कोई बालक जो अपने विचार प्रकट करना चाहे? हम बताएंगे इसके बारे में। सर आर्थिक रणनीति। ओके, आपका भी आर्थिक रणनीति, यानी चलो मैं बताता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जेल्टमैन और डंकन ये विद्वान है सोशल वर्क में। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कल देखो रात में आप लोगों को पीडीएफ, मैंने कई पीडीएफ डाला है, और जो भी पीडीएफ मैंने रात में आपको डाला है, जैसे डेज का नाम हो गया, कुछ फेमस महिलाओं का नाम हो गया, यानी व्यक्तियों के नाम हो गए। ठीक है, कुछ पुस्तकों के नाम हो गए। इसी तरीके से मैंने कुछ पीडीएफ आपके लिए डाला है। ऐसा नहीं कि मैंने बड़ी पीडीएफ डाला है, 5 पेज का, 6 पेज का, 10 पेज का। मैंने इसलिए ऐसा डाला है आप लोगों के लिए कि आप, छोटी पीडीएफ है तो आसानी से पढ़ लोगे। ठीक है, और वही मेन चीज़ डाला है मैंने केवल। और जो भी पीडीएफ डाला है उन पीडीएफ से सवाल आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम कोई डाल दिया कि आप पढ़ना बैठ जाओ। जिन पीडीएफ को भेज रहा हूँ इस समय, अब ध्यान रखिएगा, ये जो बचे हुए 10 डेज हैं, जो भी पीडीएफ डालूंगा आप समझ जाइएगा कि मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके ही आपके पास पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ। प्लीज़ उस पीडीएफ को आप पढ़िएगा जरूर, निगलेक्ट मत करिएगा उस पीडीएफ को। ठीक है, व्यर्थ की चीज़ें आपके सामने इस समय नहीं जाएंगी। ग्रुप में जो भी चीज़ें मेरे द्वारा डाली जाएंगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसलिए ग्रुप में एक्टिव रहिएगा और उन पीडीएफ को आप अच्छे से स्टडी करने का प्रयास करिएगा। तो जेंटलमैन और डंकन के अनुसार सामाजिक क्रिया का ये रणनीति है। सामाजिक क्रिया की ये क्या है? रणनीति है। तो जानते हो कितनी रणनीति दी है? तो 3 रणनीति। नोट करिए 3 रणनीति कौन कौन सी हैं। एक है शैक्षिक रणनीति, दूसरा नोट करिए आर्थिक रणनीति, तीसरा नोट करिए शक्ति रणनीति। शक्ति रणनीति। तो यहां जो फैसिलेटिंग रणनीति है या आप सुगमकारी जो रणनीति है, सामाजिक क्रिया की रणनीति के रूप में इसको मैडम शामिल नहीं किया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाले पॉइंट पर मैं आप सभी बालक से कहूंगा, जो सुगमकारी रणनीति है इसको आप इस पॉइंट को आप सर इसमें हम कहीं पढ़े थे शैक्षणिक रणनीति होती है शक्ति और प्रेरक और सुविधाजनक। आर्थिक रणनीति का आप हटाना चाहते हो। देखो मैं बता रहा हूँ आर्थिक रणनीति की यहाँ पे बेसिकली क्या है, नोट्स भी है, आप इग्नू की किताब पढ़ेंगे एमएसडब्ल्यू की तो आपको मिल भी जाएगी, है ना इसमें। लेकिन मैं आपको बताना भी चाहूंगा क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आर्थिक रणनीति इन्होंने कैसे यहाँ पे लिया है। किसमें? सोशल एक्शन में। सोशल एक्शन में पहली बात मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में।
आप भली भांति तरीके से जानते हैं, अगर आप कोई सोशल एक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है एजुकेशन के संदर्भ में रणनीति बनाना ज़रूरी होता है। बिना एजुकेशन, देखो कोई भी अगर सोशल एक्शन, एक बंदे से सोशल एक्शन नहीं होता है, पहली बात, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए तो एजुकेशन रणनीति होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम आपसे बात करते हैं सत्ता की बात, यानी शक्ति की बात, तो सत्ता होना ज़रूरी होता है। पावर नहीं होगा तो आप जाहिर सी बात है रणनीति पर सही तरीके से या सोशल एक्शन को सही तरीके से आप सक्षम बना ही नहीं पाओगे। सोशल एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, बात किसकी हो रही है? सोशल एक्शन की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो भी जेंटलमैन डक्कन के अकॉर्डिंग, है ना। अगर सुगमकारी रणनीति का अगर सर मैं लेता तो महात्मा गांधी जी की रणनीति में आपका सही हो जाता। एक पीटर नाम आता है, पीटर ब्लाउ का नाम, पीटर ब्लाउ ने भी सुगम रणनीति के बारे में बात किया, पीटर ब्लाउ और महात्मा गांधी। लेकिन जेंटलमैन डक्कन के अकॉर्डिंग बात करूंगा मैं तो सुगमकारी नहीं होगा। आर्थिक रणनीति इन्होंने इसलिए लिया मैडम सर कि संसाधन और साधन का उपयोग जरूरी है। सोशल एक्शन में ना माइक, बैनर, पोस्टर, वॉल भित्ति इत्यादि का होना जरूरी है। जिस तरीके से आंदोलन में आवश्यकता पड़ती है उस तरीके से इनका भी होना जरूरी होता है। आर्थिक संसाधन, साधन, दबाव का उपयोग करके सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक असमानताओं को उजागर करने की बात कही जाती है यहाँ पर। हड़ताल हो गया, बहिष्कार हो गया, चंदा हो गया, सहकारी समिति हो गया इत्यादि जैसे जो क्रियाएं होती हैं उनको गठित करके उसके उपाय लगाए जाते हैं। एक उद्देश्य इसका होता है कि जो भी वंचित या जो भी कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति में है उसको सुधारने की बात कही भी जाए। सोशल एक्शन का ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। तो मैं आप सभी बालक से कहूँगा कि याद रखिएगा, आर्थिक रणनीति की तरफ झुकाव करने का प्रयास आप सभी लोग करिएगा, ठीक है, इस कंडीशन पर। टॉयनबी हॉल के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है किसने स्थापित किया है? ये प्रश्न आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैन एडम्स। और कैनन बार्नेट का। बिल्कुल बिल्कुल, कैनन बार्नेट। हाँ, अब यहाँ पर आपने सही बताया है। किसी बालक ने जवाब दिया है कैनन सैमुअल ऑगस्ट बर्नेट, इनका पूरा नाम है। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, हालांकि पूरा नाम से कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको बोल देता हूं ओरली, आप सुन लीजिए। कैनन सैमुअल ऑगस्टस बर्नेट ने टर्नबी हॉल की स्थापना की है। कब की थी पता है आपको? कब की थी? 1884 में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद है तो बहुत अच्छी बात है। लिख सर सैमुअल नहीं लिखा था इसलिए कंफ्यूज हो गए, सैमुअल बार्नेट। ओके ओके ओके, ठीक है। लंदन में, कहाँ पर? लंदन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ झुकाव करते हैं हम सभी लोग। सवाल हमारे सामने है कि सेटलमेंट हाउस किस पर आधारित है। ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, प्लीज जवाब चाहिए मुझे आपसे। समुदाय आधारित। समुदाय, कम्युनिटी बेस्ड आपने बताया है, और यदि कम्युनिटी बेस्ड आपने बताया है तो बहुत बढ़िया जवाब दिया है। क्या आप मुझे थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आगे आप मुझे बताइए कि सेटलमेंट हाउस की स्थापना कब हुई और किसने किया और कहां पर हुई? 1889 में। ओके, अमेरिका में। अमेरिका में, ओके। जेन एडम्स। जैन एडम्स। जेन एडम्स, ओके। अब आप मेरी बात को सुनिएगा, मैंने आपकी बात सुन लिया, सुनिएगा। सेटलमेंट हाउस मोमेंट पर आधारित कौन सा है? समुदाय आधारित चीजें हैं, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक वही प्रक्रिया जिसे टर्नबी हॉल का आपने 1884 का नाम दिया है, कैनल सैमुअल ऑगस्ट बर्नेट का नाम लंदन में ईस्ट में, इन्होंने इनका पहला सेटलमेंट हाउस टर्नबिया हॉल है। बाद में इसी आंदोलन से प्रेरित होकर अमेरिका में जेम एडम, नाम लिखिएगा, दोनों चीजें देखो बता रहा हूं, बाद में जेम एडम 1889, हल हाउस की स्थापना शिकागो में, ठीक है। तो दोनों बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में, इसीलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे बाद में, ठीक है। तो स्थापना 1884 को रखिएगा दिमाग में, उसी समय की क्रिया, और सैमुअल बर्नेट का नाम ध्यान में रखेंगे। और लंदन में टर्नबी हॉल एक पहला सेटलमेंट हाउस टर्नबी हॉल के थ्रू हुआ था, इसलिए टर्नबी हॉल भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। और बाद में इसी आंदोलन से प्रेरित होकर अमेरिका में जेम एडम्स ने हल हाउस 1889 शिकागो में स्थापित किया था, या उसको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा सवाल है, आशा करता हूँ सभी बच्चों को पता है ये सवाल, मैं पढ़ा भी चुका हूँ इस सवाल के बारे में। प्लीज़
प्राथमिक कक्षाओं में 1995, राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995। 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995। हाँ देखो, बहुत बढ़िया भाई। अगर इस तरीके से अगर वर्ष के साथ साथ डेट और मंथ पता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें और कंठस्थ हो जाती हैं। बहुत ही बेहतर विकल्प का चुनाव हुआ है। और मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि 9 वाले प्रश्न का जवाब 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय आयोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। और सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी, जिसे सामान्यतः हम लोग मिड डे मील योजना कहते हैं, है ना? ये नहीं बोलते हो मिड डे मील योजना? प्राथमिक जी। विद्यालय में बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए चीज़ें ये चलाई गई थी। चलिए एक और अच्छा सवाल, रिसर्च का सवाल। और इसी सवाल को हमें आप लोगों से जानना है, क्योंकि एक बार मैं प्रश्न आया था और मैं बताया भी था आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ अगर वो प्रश्न आपने अच्छे सुना होगा तो इसका जवाब सही दोगे। बताइए जवाब। सर टाइप 1 दोष टाइप 1 फर्स्ट होगा। एरर। टाइप 1 टाइप 2 चलो सही को गलत मान। जी सर, टाइप 2 होगा। टाइप 2 भी होगा, ओके। नहीं सर टाइप 1 होगा, टाइप हाँ। 1 होगा। सर टाइप 1 में जो सही है उसको गलत मान लेते हैं। देखो सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मालूम है आपको, लेकिन चीज़ें आप वहाँ पे सही तरीके से फिट नहीं कर पा रहे हो। सवाल को कंफ्यूज कर रहा है आपको। सुनिए, नल हाइपोथेसिस यदि सत्य है, नल हाइपोथेसिस यदि सत्य है तो उसे आपने क्या कर लिया है? असत्य मान लिया। अस्वीकार कर लिया है। यानी आपने इसे बेसिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? टाइप 1 एरर कहलाएगा। टाइप 1 एरर का इसका अपोजिट कर लो ना, सिंपल बात है। अपोजिट कर लोगे टाइप 2 एरर बन जाएगा। जब शून्य, अमान्य का मतलब जानते हो क्या होता है? अमान्य तो सिनोनिम जानते हो आप, शून्य उसको बोलते हैं। अमान्य को शून्य कहा जाता है, जीरो कहा जाता है, नल कहा जाता है। जीरो ना कह के नल कहो तो अच्छा रहेगा, इसको नल बोला जाता है। तो नल हाइपोथेसिस यदि सत्य है तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे यही बात सत्य की प्रश्न पूछा गया है। आप अपने मस्तिष्क में क्या रखें कि पहली बात को असत्य करके दूसरे में सत्य स्वीकार कर लिया, यानी आप टाइप 2 एरर की तरफ चले गए। आप लास्ट में निष्कर्ष की तरफ चले गए। नहीं, कभी निष्कर्ष की तरफ मत जाओ। प्रश्न क्या कहता है? जैसे मैंने कहा भारत की राजधानी, ठीक है, राजधानी डैश। तो अब डायरेक्ट जो चीज़ें यहाँ पे फिट आ रही है उसको बैठाना है आपको। हालांकि तो सिंपल सवाल है, एक वन लीनियर के रूप में। परंतु ये सवाल कहा कि यदि सत्य है तो आगे क्या? आगे अस्वीकार होगा, और अस्वीकार होगा तो इसका मतलब टाइप 1 दोष होगा। यूजीसी नेट का सवाल इस तरीके के बनाए जाते हैं। टाइप 1 एरर होगा, परिकल्पना को अस्वीकार किया है। टाइप 2 एरर ना नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत बेसिकली क्या चीज़ें हैं? वो अमान्य परिकल्पना तो है बट उसको आपने स्वीकार कर लिया है, वो टाइप 2 प्रक्रिया में होता है। समस्या को गलत पहचाना जाए, समस्या को गलत पहचाना जाए। मेरे एक शब्द यहाँ पर ध्यान रखिए, समस्या को गलत पहचाना जाए। गलत समस्या को गलत पहचाना जाए। हालांकि कोई टाइप ये किताब में नहीं है, लेकिन कुछ किताब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे जब डीप में जाओगे तो। बट हमारी यूजीसी नेट के सोशल वर्क में अंदर नहीं, हाँ पेपर फर्स्ट में आपको ये देखने को मिल सकता है, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी बने। बट समस्या को गलत पहचाना जाए तो टाइप 3 जो है दोष देखने को मिलता है। लेकिन 3 वाली प्रक्रिया को करके ना करके सोशल वर्क में वर्किंग हाइपोथेसिस को दर्शाया गया है ज़्यादातर, है ना। और संश्लेषण त्रुटियों का प्रकार नहीं है, ये तो भाई जाहिर सी बात है, सिंपल सा बात है, ये कोई है ही नहीं। तो विकल्प सही ऑप्शन ए होगा। प्रश्न बहुत आसान मैंने बना दिया आपको, केवल चीज़ों को समझ के, है ना। अगर वही तरीका करेंगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है और उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ना पता हो। क्वेश्चन नंबर 11 सभी सर आर्थिक दुर्व्यवहार। 11 में आर्थिक दुर्व्यवहार यानी विकल्प नंबर पहले की तरफ गए हो और सही जवाब दिए हो, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बेहतर है, अच्छा विकल्प है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा एक अधिनियम है 2005 का, जिसके अंतर्गत बताया गया कुछ कार्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है ना, श्रेणी में आता है। तो आर्थिक दुर्व्यवहार अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, सीमित तरीके से बताया भी गया है आप लोगों को। बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार होता है वो अलग कानून के अंतर्गत आता है, सिंपल बात है, इसमें आता ही नहीं। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में बताएं तो अगर हम लोग तो अलग कानून क्या अलग आप पोस्को कह सकते हो ना, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो पोस्को एक्ट को,
उसमें दर्शाया गया है। नशाखोरी और दुर्व्यवहार की बात करता हूँ तो प्रत्यक्ष रूप से परिभाषित ही नहीं किया गया इसमें दुर्व्यवहार को लेकर। तो बेहतर तो यही है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक एक्ट है, देखो एक तो 2000 का भी है और एक 2015 का भी है। ज़्यादातर प्राथमिकता आप 2025 दिसंबर में 31 दिसंबर को दीजिएगा सुबह 9 से 12 के बीच में। 2015 वाला अगर आएगा तो प्राथमिकता आप इसी को दीजिएगा। 2000 का नहीं आता, बहुत कम आता है और ना के बराबर सोचिएगा इसे। तो 2015 के अनुसार कहा गया कि बाल कल्याण अधिकारी किसी बच्चे की सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत के संबंध में जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसका नाम क्या होता है? प्लीज़ जवाब बताइए। सामाजिक जांच रिपोर्ट। ओके, और भी कोई बालक जो अपने विचार प्रकट करना चाह रहे हो? हाँ, मैं बताऊं, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आपने विकल्प बी का चुनाव किया है सामाजिक जांच, तो मैडम आपने सही बताया है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 के अनुसार कहा गया कि बाल कल्याण अधिकारी और प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी और कौन से? प्रोबेशन अधिकारी, ठीक है। प्रोबेशन अधिकारी बच्चे की सुरक्षा को लेकर, देखभाल को लेकर परिस्थितियों के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सामाजिक जांच रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट कहते हैं उसी को, ठीक है। और यही विकल्प आपका सही है। अच्छा, बता सकते हो क्या एफआईआर क्या होता है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल वर्कर हो तो एफआईआर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बता सकते हो एफआईआर? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, ये पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली पहली आधिकारिक रिपोर्ट होती है जब किसी संगीन अपराध की सूचना मिलती है तब, इसी को बोलते हैं एफआईआर, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल की तरफ झुकाव करते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर का। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, देखो एक और सवाल इसी के संदर्भ में प्रश्न बनाया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर में, उसी से मिलता जुलता है। 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चे विशेष सुधार गृह में रखे जाते हैं? सवाल बताइए आप लोग। 1 कानून को भंग करने वाले बच्चे। पहला कानून। अच्छा जी, चलो मैं बताता हूँ फिर, है कि नहीं? सुनना मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कानून को भंग करने वाले बच्चे, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। और एक तरफ उपेक्षित बच्चे, दूसरी तरफ दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे, चौथे पॉइंट में घुमंतु बच्चे। देखो इस प्रश्न के आधार पे अगर हम बात करते हैं कि सुधार गृह में कौन रखा जाएगा, तो वो रखा जाएगा कानून भंग करने वाले बच्चों को रखा जाएगा। तो यानी विकल्प तो आपका पहला ही सही है इस प्रश्न का, इस प्रश्न का पहला ही विकल्प सही माना जाएगा। कानून भंग करने वाले बच्चे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, ये बात 100% सही है, ठीक है। अच्छा, उपेक्षित बच्चे ना जो होते हैं वो बाल देखभाल और संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बाल कल्याण समिति के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं भाई? बाल डब्ल्यूसी। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये आप इनको ध्यान में रखिएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब सवाल में तो CWC सवाल है नहीं कि आप इसको लगाओगे, सवाल तो जुवेनाइल जस्टिस वाला है और जुवेनाइल जस्टिस में यही आते हैं, ठीक है। अब दुर्व्यवहार शिकार वाले बच्चे, ये बच्चे देखभाल की श्रेणी में तो आते हैं परंतु परीक्षा में एकल सही विकल्प के रूप में उपेक्षित बच्चे के रूप में ये दिए जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इन परिस्थिति मतलब दुर्व्यवहार करने वाले जो शिकार बच्चे हैं ये देखभाल श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, ये बात तय है। परंतु अगर कोई परिस्थितियां विपरीत पड़ती हैं तो वहाँ पर वो असामाजिक व्यवहार कर देते हैं या स्पष्ट दर्शाते हैं, है ना, वहाँ पे वो चीज़ें स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तो उस परिस्थिति में रखें, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया गया कि इनको किस समिति या किस एक्ट के थ्रू रखा जाए, ये डिसाइड नहीं है। फिर एक घुमंतु बच्चे हैं, अपने आप में कानूनी श्रेणी में नहीं आते घुमंतु बच्चे, है ना। घुमंतु बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप कोई श्रेणी में नहीं आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन जानते हो ना आप लोग, घुमंतु बच्चे वही होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये बेसिकली जो कानूनी स्थिति से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, मैं थोड़ा सा रिलेट करा रहा हूँ बातों को, थोड़ा सुनिएगा। घुमंतु बच्चे एक अलग कानूनी श्रेणी के रूप में परिभाषित किए गए हैं परंतु व्यवहार में
उन्हें अक्सर उपेक्षित बच्चे और देखभाल और संरक्षण की जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके अंतर्गत माना जाता है, तो शोषण और दुर्व्यवहार का खतरा भी रहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में बड़ी कमी होती है, इनको बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं ये, और अपराध और नशे की ओर ज़्यादातर झुकाव करने लगते हैं ये जो घुमंतू वाले बच्चे होते हैं। प्रश्न तो ये था कि विशेष सुधार गृह में कौन आएगा, तो विशेष सुधार गृह में कानून भंग करने वाले बच्चे आते हैं, उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। अगला सवाल की तरफ झुकाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 के मध्यस्थ किसका संबोधन देता है। ये है 4 विकल्प, नीचे जवाब बताइए प्लीज। सर नियुक्त सर अंपायर का अंपायर का। अंपायर का। देखिए प्रश्न को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प के रूप में आपने अंपायर का चुनाव किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, 1947 दिया गया है। इसके अंतर्गत मध्यस्थता की भूमिका जो दर्शाई जाती है वो दर्शाई जाती है अंपायर का, ठीक है। जांच सुलह कराने की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है ये, ठीक है। खिलाड़ी असंगत पार्ट यहाँ पे दिया गया है, असंगत मिलान किया गया, असंगत मिलान नियोक्ता भी दर्शाया गया है, ठीक है। जांच अधिकारी का, जांच अधिकारी मध्यस्थता किसका संबोधन देता है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ 2 विकल्प, एक तो ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं कूट देता, कूट सुन लीजिए, तो अंपायर, अच्छा अंपायर का मतलब जानते हो, अपने आप को समझिए, ठीक है। आप मेडिटेटर वगैरह आपके कई रोल है ना, तो आप अपने आप को समझिए यहाँ पे अंपायर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं कहूँ अंपायर वाला पॉइंट आपका सही होगा, और दूसरा अगर पार्ट आता है तो जांच अधिकारी को। अब आप सोच रहे हो सर जांच अधिकारी क्यों नहीं लगाए आप, लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। मैं इसलिए नहीं लगाया क्योंकि औद्योगिक विवाद एक अधिनियम है 1947 का, उसमें जब कोई मध्यस्थता का काम कराता है ना तो वो सोशल वर्कर का रोल होता है, कोई विवाद को ख़त्म करने का। जब विवाद बेसिकली इस अंपायर से समाप्त नहीं हो पाता है तो विवाद आगे बढ़ जाता है। हम बात करेंगे थोड़े से एक्ट पे, हालांकि यूनिट नंबर 10 में मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। तो जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो जैसे कोर्ट तक भी चले जाते हैं लोग, कोर्ट तक। पहले कोई बवाल या कोई विवाद होता है तो पहले हम दोनों आपस में मिलकर समझाते हैं उसको, भाई कोई बात नहीं, चलो हटाओ, ख़त्म करो यहीं पे। मान गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर प्रधान वगैरह को बुलाएंगे, प्रधान वगैरह से भी मान गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उससे ऊपर जो उनको बुलाएंगे। पहला तो रोल हमारा ही होता है, तो मध्यस्थता का जो संबोधन देता है वो अंपायर का रोल होता है, ठीक है। और जांच अधिकारी का भी होता है, तो जांच अधिकारी थोड़ा हाई लेवल पे आता है आगे, इसलिए मैं कहा कूट अगर होगा तो दोनों को लगाइएगा, दोनों को लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अस्वस्थता हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, दिव्यांगता हित लाभ, आश्रित हित लाभ, चिकित्सा हित लाभ तथा दाह संस्कार के खर्च का प्रावधान किसी कर्मचारी के लिए कानून के अंतर्गत आता है, बताइए। अच्छा सवाल है। कर्मचारी राज बीमा अधिनियम 1948। जी सर, तीसरा। ओके चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प के रूप में भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा पद्धति के रूप में दर्शाया गया है, और यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया है तो फिर सही सुना है। ये प्रावधान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के ही अंतर्गत आता है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के ही थ्रू आता है, और यही अधिनियम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए इसमें कई पार्ट हैं, दाह संस्कार का जो खर्च होगा वो, चिकित्सा हित लाभ, आश्रित हित लाभ, दिव्यांगता हित लाभ और मातृत्व हित लाभ, अस्वस्थता हित लाभ इत्यादि के अंतर्गत आता है, और सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर का सवाल। चलिए जवाब एक बार मुझे बताइए। डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको फील करना है सामाजिक व्यक्तिक कार्य के ज्ञान के काफ़ी योगदान दिया है, और लेकिन इसमें ना अधिकांश कलात्मक कारकों से संबंधित है, हस्तक्षेप की रणनीति नहीं मानी जाएगी। विकल्प का एक बार चुनाव करें प्लीज, क्या होना चाहिए। सर व्यवहारिक विज्ञान। ओके व्यवहारिक विज्ञान। सर बी व्यवहारिक विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान। मैं आपको समझाता हूँ, सवाल को समझिए पहले। सवाल कहता है कि यहाँ पर कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य का सवाल है, सोशल केस वर्क का,
और कहा कि ज्ञान को काफ़ी योगदान दिया है, ज्ञान को काफ़ी योगदान दिया है, मतलब काफ़ी नॉलेज वगैरह के बारे में चर्चा किया भी है। परंतु इसने एक शब्द लिखा आगे कि उसमें अधिकांश जो कारार्थमक है, मतलब जहाँ पे रीजंस है, कारक, उससे संबंधित है, तो हस्तक्षेप की रणनीति वो नहीं बनेगी, वो हस्तक्षेप की रणनीति नहीं बनेगी। और आपने कहा कि सामाजिक विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 16 में ना, यही ना बोला आपने, सामाजिक विज्ञान, बोलो तो सही हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर आपके अगर हम बात करते हैं तो जो क्रियाएं दर्शाया जाएगा, ठीक है, वो दर्शाएगा व्यवहारिक विज्ञान, वो दर्शाएगा आपका व्यवहारिक विज्ञान। क्या होता है हम अभी के करके बात करेंगे, ठीक है? सर यही तो बोला था व्यवहारिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भू विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। हेलो जब पूछ सर यही तो बोला था, जाती हो, हाँ? यही तो बोला था व्यवहारिक विज्ञान। तो मैं पूछ रहा था, ठीक है, खासकर समस्याओं के समाधान के लिए यूज होता है ये, ठीक है। एंड अगर मैं आगे बात करता हूँ तो एक आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है कि ये देखो फिजिकल साइंस है, भौतिक वस्तुओं और ऊर्जा का अध्ययन करता है, भौतिक रसायन विज्ञान का यूज़ करता है, पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल को यूज़ करता है, इसलिए ये पॉइंट तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। बात करता हूँ भू विज्ञान का। भू विज्ञान का मतलब होता है जियोलॉजी, मतलब अर्थ साइंस, मतलब पृथ्वी और उसकी संरचना का अध्ययन करना, यानी चट्टान, खनिज, भूकंप, ज्वालामुखी का, ठीक है। और बात करता हूँ सामाजिक विज्ञान का, मतलब सोशल साइंस का, ये मानव समाज और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अब समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ठीक है। व्यवहारिक विज्ञान में आपका सोशल वर्क शामिल रहेगा। सामाजिक विज्ञान से निकाला गया है समाज कार्य, समाज कार्य से सामाजिक विज्ञान नहीं निकाला गया है, इसलिए सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान को हम लोग स्टडी के रूप में रखते हैं। और समाज कार्य के एक सैद्धांतिक आधार का प्रमुख स्रोत कह सकते हो आप, इसे स्रोत बोल सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि व्यक्तिक कार्य का ज्ञान को काफ़ी योगदान देने के संदर्भ में, और सिंपल सी बात है, जानते हैं मैंने कहा कि सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की बात, वही चीज़ यहाँ पे है। परंतु इसने अधिकांश जो कारण और हस्तक्षेप, कारण से संबंधित परंतु हस्तक्षेप की रणनीति से नहीं है, तो वो आपका व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। और अगले सवाल पे हम लोग कल जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से, सॉरी कल तो आपका टॉपिक होगा, कल आपका टॉपिक होगा, ठीक है। आज की है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए क्वेश्चन। सर ये जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं सेम ऐसे कैसे टाइप करके देते हैं या थोड़ा बहुत चेंज करते हैं? नहीं, सवाल तो ऐसे ही रहेंगे आपके, बस वहाँ पे कूट बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रश्न तो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि एक प्रश्न ऐसे रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे, ठीक रहेगा। कुछ में तो 4 पॉइंट रहेंगे, फिर कूट बना देता है, कहेगा कि पहला सही रहेगा, दूसरा सही रहेगा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन मतलब दूसरा सही रहेगा कि तीसरा सही रहेगा, ऐसे बना देगा। आज का ट्रेंड ये है, ठीक है। उनमें सवाल यही रहेगा, कुछ यूनिक नहीं है, कुछ भी यूनिक नहीं है, ठीक है। वो आप एक दिन कह रहे थे ना कि आजकल कोई इतनी मेहनत नहीं करता है, सेम क्वेश्चन वैसे के वैसे डाल देता है, तब पूछ रही थी। हाँ तो कौन मेहनत करना चाहता है बताओ, आज के समय में कौन मेहनत करता है? अब तो भाई चैट जीपीटी जी सर, है, जी है, बहुत सारी चीजें चल गई हैं, अब तो और भी इंसान मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये बात तो सत्य है, इसमें कौन सी दो राय है ना। अब तो सर हाँ सब कुछ तो हाथों हाथ मिल जाता है, सारी चीजें है ना। तो बेहतर तो यही है कि बेसिकली इस बार हो सकता है कि प्रश्न का मैंने बताया भी आप लोगों से पहले भी, ट्रेंड थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है इस बार, है ना। बट हाँ ये है कि चीज़ें समझ के लिए, क्योंकि पहले दिन पेपर है और फर्स्ट पेपर तो भाई आपको मिलेगा माइल्ड लेवल का, मॉडरेट और थोड़ा सा इजी टाइप का पेपर जो आपको मिलेगा वो सोशल वर्क का ही मिलेगा, है ना। पेपर फर्स्ट थोड़ा सा हार्ड लेवल पर मिलेगा आप लोगों को इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं। पेपर फर्स्ट में थोड़ा सा चीज़ें बढ़ी, थोड़ी सी चीज़ें मतलब बढ़ने का मतलब थोड़ा डीप में चीज़ें जा सकती हैं, रिसर्च वगैरह को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, एप्टीट्यूड को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, है ना। ये थोड़ा सा पेपर बना सकता है पेपर फर्स्ट में, लेकिन पेपर सेकंड में नहीं। पेपर सेकंड में आप सही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कोई डाउट है पूछो। जी सर ठीक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए सभी लोग, ठीक है। कल मिलेंगे हम सभी लोग, ओके। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं।